हेलो एवरीवन, मेरा नाम चांदनी पैकरा है और मेरा सेमिनार टॉपिक है पॉलीएम्ब्रायनी और एपोमिसिस। तो मैं अपना सेमिनार वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले पॉलीएम्ब्रायनी के बारे में देखते हैं वास्तव में पॉलीएम्ब्रायनी होता क्या है। तो ये पॉलीएम्ब्रायनी पौधों में पाया जाता है और एक ही ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रायो का बनना ही पॉलीएम्ब्रायनी कहलाता है। अर्थात ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रायो बनते हैं तब इसको पॉलीएम्ब्रायनी कहते हैं। इसकी खोज लीवनहॉर्क ने सन 1719 में की थी और सबसे पहले संतरे के पौधे में देखा गया था। उसके बाद इसका टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में पहला है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायनी। इसमें एक ही जैगोट से सभी एम्ब्रायो बनते हैं। इनमें एक ही जैगोट से सभी एम्ब्रायो बनते हैं और सीड्स में एक से अधिक एम्ब्रायो विकसित होने की यह सरलतम विधि है। इनमें युग्मनज के विभाजन से 2 अथवा अधिक एम्ब्रायो बनता है और ये क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायनी में जिम्नोस्पर्म ज़्यादातर देखने को मिलता है और एंजियोस्पर्म बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायनी को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले जैगोट बना, जैगोट से फिर 2 सेल्स बने, फिर 2 सेल्स से फिर ये एम्ब्रायो का निर्माण हुआ। यहाँ एम्ब्रायो, फिर यहाँ एक नया एम्ब्रायो बना, फिर यह विकसित होकर फिर 2, ये देखिए, ये पूर्ण एम्ब्रायो का निर्माण हो गया और ये जैगोट से फिर अलग अलग एम्ब्रायो का निर्माण हो गया। तो ये हो गया क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायनी। इसके बाद फिर अगला टाइप्स देखते हैं। ये दूसरा एक्स्ट्रा एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम अदर एम्ब्रायो सैक इन सेम ओव्यूल। इनमें 2 अलग अलग एम्ब्रायो सैक के एक सेल से जैगोट से फिर अलग अलग एम्ब्रायो का निर्माण होता है। इनमें एक ही जैगोट से फिर एक सेल से जैगोट से फिर अलग अलग एम्ब्रायो का निर्माण होता है। और हम ऊपर में देखें, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायनी में एक ही जैगोट से फिर एम्ब्रायो का निर्माण हो रहा था और ये वाला टाइप्स में इसमें 2 अलग अलग एम्ब्रायो सैक के एक सेल से फिर जैगोट से फिर अलग अलग एम्ब्रायो का निर्माण होता है। जैसे कि इस ओव्यूल डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इनमें देखिए, यहाँ 2 एम्ब्रायो सैक बना है, ये 2 एम्ब्रायो सैक बना है। ये ऊपर की ओर एम्ब्रायो सैक में एक सेल पाया जाता है, फिर इनमें से फिर जैगोट बनता है, फिर जैगोट से फिर एम्ब्रायो का निर्माण होता है। उसी प्रकार ये नीचे में भी एम्ब्रायो सैक में भी एक सेल पाया जाता है, फिर एक सेल से फिर जैगोट बनता है, फिर जैगोट से फिर एम्ब्रायो का निर्माण होता है। उसी प्रकार हमें यहाँ 2 एम्ब्रायो देखने को मिलता है। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा टॉपिक देखते हैं, टाइप्स। तीसरा टाइप्स है एम्ब्रायो सैक की किसी अन्य सेल से एम्ब्रायो का निर्माण। अन्य सेल से मतलब एक सेल के अलावा। एक सेल में तो सामान्य रूप से एम्ब्रायो बनते ही हैं, इसके अलावा भी दूसरी कोशिकाओं में एम्ब्रायो का निर्माण होता है। इसी प्रकार इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इनमें ये एम्ब्रायो सैक है। एम्ब्रायो सैक के अंदर एक सेल्स पाया जाता है, फिर एक सेल के किनारे किनारे सिनर्जी सेल पाया जाता है, फिर नीचे की ओर एंटीपोडल सेल होता है। तो ये एक सेल्स में सामान्य रूप से एम्ब्रायो तो निर्माण होते ही हैं, उसके अलावा भी जैसे कि यहाँ एंटीपोडल सेल्स में एम्ब्रायो का निर्माण हुआ है, तो कभी कभी ये इनमें भी एम्ब्रायो का निर्माण होता है। उसी प्रकार नीचे एम्ब्रायो सैक का डायग्राम बनाई हूँ, इसके द्वारा भी समझ लेते हैं। इनमें देखिए, बीच में एक सेल पाया जाता है और ये किनारे किनारे सिनर्जिड सेल पाया जाता है और ये नीचे की ओर एंटीपोडल सेल पाया जाता है। तो ये सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स में भी सिनर्जिड सेल्स और ये एंटीपोडल सेल्स में भी कभी कभी एम्ब्रायो का निर्माण होता है। और ये सिनर्जिड सेल्स में कुछ पौधों में देखा गया है। एग्जाम्पल के लिए है आर्जिमोन मैक्सिकाना फेसियोलस में भी बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो का निर्माण होता है।
उसके बाद चौथा टाइप्स देखते हैं। एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम अदर सेल ऑफ न्यूसेलस ओव्यूल। इनमें किसी भी डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रायो का निर्माण होता है। और इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं। इनमें देखिए एम्ब्रायो सैक बना है। इनमें एग सेल्स में सामान्य रूप से एम्ब्रायो बनते ही हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ न्यूसेलस है। इनमें भी कुछ कोशिकाओं में एम्ब्रायो का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ देखिए एम्ब्रायो फ्रॉम न्यूसेलस सेल, यहाँ एम्ब्रायो का निर्माण हुआ है। और ये डिप्लॉइड्स एम्ब्रायो तो बनते ही हैं। और ये हैप्लॉइड्स सेल्स ये एम्ब्रायो सैक के अंदर बनती है। हैप्लॉइड सेल्स होती है वह एम्ब्रायो सैक के अंदर बनती है। तो ये चौथा टाइप हो गया। उसके बाद फिर इंडिविजुअल पॉलीएम्ब्रायनी देखते हैं। इसमें पहला है प्लांट में केवल बीजांड ऊतक ही नहीं बल्कि सभी कोशिकाएं एम्ब्रायो बनाने के लिए सक्षम होती है। और दूसरा है एम्ब्रायो विकास एम्ब्रायो सैक के अतिरिक्त संवर्धन माध्यम में भी कराया जाता है। तीसरा है एम्ब्रायो युग्मनज व बीजांड ऊतक के अतिरिक्त प्लांट के रूट में, लीफ में, फ्रूट में और पोलन ग्रैन आदि की सेल्स से भी एम्ब्रायो का निर्माण होता है। तो ये पॉलीएम्ब्रायनी हो गया। पॉलीएम्ब्रायनी के बारे में आप समझ ही गए होंगे। मतलब पॉलीएम्ब्रायनी में एक ही ओव्यूल से 2 अथवा उससे अधिक एम्ब्रायो का बनना ही पॉलीएम्ब्रायनी कहलाता है। तो पॉलीएम्ब्रायनी के बारे में बस इतना ही। उसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पौधों में पाया जाता है और इनमें बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो का निर्माण होता है और मियोसिस डिवीजन भी की क्रिया इनमें नहीं होती है। एपोमिक्सिस कहते हैं। इनमें बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो का निर्माण हो जाता है और इनमें मियोसिस डिवीजन भी नहीं होता है। तो यह एपोमिक्सिस कहते हैं इसे। तो इसको सर्वप्रथम विकलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1908 में खोज किया था। उसके बाद उसका टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है नॉन रिक्वेरेंट एपोमिक्सिस, दूसरा है रिक्वेरेंट एपोमिक्सिस और तीसरा है एडवेंटिव एम्ब्रायनी। तो सबसे पहले नॉन रिक्वेरेंट एपोमिक्सिस के बारे में देखते हैं। इस प्रकार के एपोमिक्सिस में मेगास्पोर मदर सेल्स में सामान्य मियोसिस डिवीजन होते हैं। इनमें मियोसिस डिवीजन होते हैं और अंततः एक मेगास्पोर हैप्लॉइड्स अर्थात एम्ब्रायो सैक बनाता है। इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये एम्ब्रायो सैक है। इनमें बीच में एक सेल पाया जाता है और एक सेल के किनारे किनारे सिनर्जिड सेल पाया जाता है और ये बीच में सेंट्रल सेल होता है जिसको पोलर न्यूक्ली भी कहते हैं और नीचे की ओर एंटीपोडल सेल पाया जाता है। तो ये एग सेल्स में बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो बनते हैं तो इसको हैप्लॉइड्स पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और यदि ये एम्ब्रायो एंटीपोडल सेल्स में या सिनर्जिड सेल्स में बनता है तो उसको हैप्लॉइड्स एपोगेमी कहते हैं। मतलब ये एम्ब्रायो का निर्माण एम्ब्रायो सैक के अलावा ये सिनर्जिड सेल्स में या एंटीपोडल सेल्स में एम्ब्रायो का निर्माण होता है तो इसे हैप्लॉइड्स एपोगेमी कहते हैं। इस डायग्राम के द्वारा भी देख लेते हैं। इनमें देखिए 2 एम्ब्रायो बना है। इधर सिनर्जिड सेल में भी एम्ब्रायो बने हैं और एक सेल्स में भी एम्ब्रायो का निर्माण हुआ है। तो ये सिनर्जिड सेल में एम्ब्रायो का निर्माण होता है तो इसको हैप्लॉइड्स एपोगेमी कहते हैं और एक सेल में एम्ब्रायो का निर्माण होता है तो उसको हैप्लॉइड्स पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप देखते हैं। ये है रिक्वेरेंट एपोमिक्सिस। इस प्रकार के एपोमिक्सिस में एम्ब्रायो सैक डिप्लॉइड्स होते हैं तथा इनमें मियोसिस डिवीजन नहीं होता है और एम्ब्रायो सैक होते हैं वह डिप्लॉइड होते हैं।
और इसी के अंतर्गत फिर पहला देखते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी। इनमें डिप्लॉइड एम्ब्रायो बनते हैं जिनका निर्माण आर्किस्पोरियम की डिप्लॉइड सेल से होता है और इसे जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। और उसके बाद दूसरा देखते हैं सोमैटिक एपोस्पोरी। इसमें ओव्यूल के न्यूसेलस या इंट्रीगमेंट्स की कोशिकाओं से डिप्लॉइड एम्ब्रायो बनता है। इनके न्यूसेलस और इंट्रीगमेंट्स की कोशिकाओं से डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक बनता है जिसमें सभी कोशिकाएं डिप्लॉइड्स होती है और बिना फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉइड एम्ब्रायो का निर्माण करती है। ये बिना फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉइड एम्ब्रायो का निर्माण करती है। जैसे कि इस डायग्राम में देखते हैं, इसमें यहाँ ऊपर की ओर एम्ब्रायो सैक बना है। इनमें एक सेल होता है, फिर उसके बाद उसमें से जैगोट बनता है, फिर जैगोट से फिर डिप्लॉइड एम्ब्रायो का निर्माण होता है। तो इसे जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। और इंट्रीगमेंट्स और ये यहाँ से इंट्रीगमेंट और न्यूसेलस है, इनमें एम्ब्रायो सैक बनता है और इनमें भी एक सेल से फिर जैगोट बनता है, फिर जैगोट से फिर एम्ब्रायो बनते हैं और ये डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक होता है। ये डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक होता है, तो इसको सोमैटिक एपोस्पोरी कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर तीसरा टाइप्स देखते हैं। तीसरा है एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। एडवेंटिव एम्ब्रायोनी इसमें इस प्रकार के सीड के निर्माण में बीजांडकाय मतलब न्यूसेलस अर्थात इंट्रीगमेंट्स मतलब अर्धावरणों की कुछ कोशिकाएं विभाजन एवं वृद्धि करके एम्ब्रायो का निर्माण करती है। विभाजन करती है फिर वृद्धि करके एम्ब्रायो का निर्माण करती है। इस प्रकार उत्पन्न एम्ब्रायो में सभी कोशिकाएं डिप्लॉइड्स होती है। सभी कोशिकाएं इसमें डिप्लॉइड्स होती है। उदाहरण के लिए है नींबू और आम। उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। सिग्निफिकेंस में एपोमिक्सिस में म्यूसिस डिवीजन न होने के कारण गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन नहीं हो पाता है। अतः यह प्लांट के लाभदायक गुणों को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखने में सहायक होता है, परंतु विकास का विविधता की दृष्टि से म्यूसिस डिवीजन का विशेष महत्व होता है। अतः विकल्पी एपोमिटिक जातियों में यद्यपि लाभदायक गुण काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं, परंतु यह जातियाँ विकास होने से वंचित रहती है। अतः इसमें एपोमिक्सिस का विशेष महत्व होता है। इनमें एपोमिक्सिस का विशेष महत्व होता है। तो एपोमिक्सिस में इनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रायो का निर्माण होता है। तो एपोमिक्सिस के बारे में बस इतना ही। थैंक यू।